हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि डिप्लोमा सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज रहती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। एंड उसमें मैंने ये पॉइंट भी कवर किया था कि आप क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, मींस ऑप्शंस कितने अवेलेबल होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। एंड उस वीडियो में एंड में मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि करेक्ट टाइम कब से होता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि करेक्ट टाइम कब है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे कि कब से डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। पूरा डिटेल में मैंने इसमें समझाया है। आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो एकदम आपको एंड तक क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हम कब से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन करना फॉर गवर्नमेंट जॉब के लिए। ओके, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के आपको ऑप्शंस बताए थे आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं जीपीएससी क्लास 3 के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी जेई के लिए, इन सब में आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अभी आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा होगा, आप देखें यहाँ पे सेमेस्टर दिख रहा है, देन उसके बाद सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं एंड जीपीएससी क्लास 3 का आपको टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस भी नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें, मैंने जीपीएससी क्लास 3 क्यों लिया है, क्योंकि अभी ही रिसेंटली गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डिटेल सिलेबस रिलीज हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करें। स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कुछ कंपैरिजन बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आप खुद देखें कि यहाँ पे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और साइड में आपको जीपीएससी क्लास 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन करने वाली हूँ कि भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे अभी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हम सेमेस्टर की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये सोचते ही रह जाते हैं। उस चक्कर में वो सेमेस्टर को भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं एंड कोई भी फ्यूचर में अगर पास आउट होने के बाद उनकी जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है तो उसके लिए भी कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। एक बार इस सिलेबस को कंपेयर करके देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि आपका जो सिलेबस है जीपीएससी क्लास 3 का एंड उसके बाद सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, तो एक बार आप देखिए कि यहाँ पे कितना कुछ सिमिलर है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलेंगे तो आप मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लेंगे फॉर कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर डिप्लोमा, है ना। क्योंकि जो जीपीएससी क्लास 3 का सिलेबस है उसमें लगभग सेम ही आपका, अगर हम बात करें आरआरबी जेई का सीबीटी 2 का पेपर रहता है उसका सिलेबस रहने वाला होगा, मतलब टेक्निकल साइड से। एंड सिमिलरली हम एसएससी जेई की बात कर लें, बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। एंड उसके बाद जीपीएससी क्लास 3 का, जो कि मैंने आपको कंपेयर करके तो दिखाया ही है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1 में अगर हम देखें तो ये आपके सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने थोड़ा सा ना टेंटेटिव सब्जेक्ट्स रखे हैं, हो सकता है किसी के में, हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री ना हो, है ना, और सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री हो, तो वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बट फिर भी एक हमने मोटा मोटा थोड़ा सा देखा है कि थोड़ा हम एक बार देखें, थोड़ा समझ में आए, हमें क्लियरिटी मिले, है ना। सेमेस्टर 1 में अगर हम देखें, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर हम देखें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारा पोर्शन कवर होता है। ये तो आपको पढ़ना चाहिए
क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपने 11th 12th नहीं की होती है, तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो यहाँ पे आपने जो भी 11th 12th में नहीं पढ़ा होता है, एटलीस्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये काम में आता है। जैसे ही अगर आपने फ्यूचर में सोचा कि मुझे बीटेक करना है, तो बीटेक जब आप करोगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स पूरा आपका एक पूरा सब्जेक्ट रहता है जो 3 सेमेस्टर में आप पढ़ते हो। और अगर आप गेट का पेपर फ्यूचर में देने वाले हो तो उसमें 15 नंबर का आपका पूरा मैथ्स पूछा जाता है। तो ज़्यादा बेस्ट है कि हम अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। 15 नंबर का मीन्स अगर हम बात करें जैसे सिविल, मैकेनिकल, कोर ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स को पूछा जाता है ना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, अब स्टूडेंट्स डिप्लोमा वाले रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है क्योंकि हम लोगों ने 11th 12th नहीं की हुई है। बेटा अगर आपने 11th 12th नहीं की हुई है तो आपने डिप्लोमा में पढ़ाया तो है आपको ये पोर्शन जो इम्पोर्टेंट होता है 11th 12th के पोर्शन के अकॉर्डिंगली, सो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो इस पे आप फोकस करिए थोड़ा, है ना, जिससे आपको फ्यूचर पे जब आप बीटेक करते हो तो वहाँ पे आपको यूजफुल रहने वाला है। ओके, तो ये तो आपका रह गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 1 है सेमेस्टर 1 में। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आपका सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर फोकस करिए। देन उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड फिजिक्स, क्योंकि जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं, देन काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको अदर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है फ्यूचर में आने वाले हैं उनमें इनका कॉन्सेप्ट लगता ही है। आपको कहीं ना कहीं इन सबको वहाँ पे यूज़ करना ही है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सेमेस्टर 1 में पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है। अगर अब हम बात करें अप्लाइड केमिस्ट्री की, तो अप्लाइड केमिस्ट्री का यूज़ होता है, थोड़ा बहुत अपन यूज़ करते हैं जब आप हायर स्टडी करोगे, बीटेक करोगे, तो वहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत यूज़ रहता है, वहाँ सिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी अगर हम फ्री ही हैं सेमेस्टर 1 में, हमें यही अच्छे से पढ़ना है, तो क्यों ना हम यहीं पे कवर कर लें। थोड़ी बहुत कमी अगर हमारी 10th 12th तक रह गई थी, सो वो यहाँ पे हम कवर अप कर सकते हैं। ओके, जो कि हमें फ्यूचर में टेक्निकल साइड में हमें हेल्प मिलेगी अगर हमने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट थोड़े अच्छे से कर लिए, बेसिक थोड़ा क्लियर हो जाता है। देन इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन है, तो ईडी वाला पोर्शन है, ये आपको करना है, इतना कोई इसका हेल्प नहीं मिलती है फ्यूचर में, बट फिर भी करना है आपको ये, क्योंकि जब आप बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको शीट्स बनानी होती हैं, है ना, बेसिक आपको यहाँ से भी नॉलेज मिलती है। तो वो सारी चीज़ें, स्केल जो यहाँ पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो हमको सर्वेइंग में यूज़ होता है ना। सो ये हमें यहाँ पढ़ना चाहिए। देन उसके बाद वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह से रिलेटेड पूरा रहता है, तो इतना कोई इसका ज़रूरी नहीं है। अगर हम इम्पॉर्टेंट बताएं तो आपकी 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रॉपर फोकस करके पढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि इस समय आपका कोई भी यहाँ से कोई जीपीएससी, क्लास 3 एसएससी या आरआरबी के लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं रहता है ना। हाँ, मैथ्स रहता है आरआरबी जेई के लिए, है ना, तो वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अभी अपन कंपैरिजन इसको कर रहे हैं तो फिर ठीक है, उसको अभी अपन नहीं देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 के। तो सेमेस्टर 2 में अगेन मैंने बताया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो तो आपको करना ही है अच्छे से, क्योंकि आप अगर डिप्लोमा किए हुए हो तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आपको इंजीनियरिंग तो करोगे ही आप। सो उस समय आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है ना। और भी इम्पॉर्टेंस क्यों है मैथ्स पढ़ने का, क्योंकि आप देखें यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इंटीग्रल होता है, डिफरेंशियल होता है, ये सारी चीज़ों को आपको आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यूज़ करना ही पड़ता है ना, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमेस्टर 2 में अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फ्रिक्शन, सिंपल मशीन, इसके प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे कॉलेज में परफॉर्म करते हो। तो ये सब चीज़ आपको ना सेमेस्टर में डिटेल में अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे और थोड़ा सा ना जीपीएससी क्लास 3 का सिलेबस को भी मैच करके पढ़ते जाओगे ना, तो दोनों चीज़ें कवर होंगी। अब अगर यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको मैकेनिक्स ऑफ
मटेरियल पढ़ते हो, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं, ये आप यहाँ पे सेकेंड सेम में भी पढ़ते हो, थर्ड सेम में भी। सेकेंड सेम में आप जब कॉलेज में पढ़ते हो ना तो एकदम बेसिक पढ़ा दिया जाता है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फ्रिक्शन, मशीन, है ना। लेकिन जब आप पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे ना तो उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। फॉर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें पहले आपको सेमेस्टर का ये सिंपल पोर्शन पढ़ाया जाता है, देन उसके बाद पूरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, है ना, शेयर, अपन बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेस, देन बेंडिंग मूवमेंट, ये सारी चीज़ें, शेयर फोर्स, ये सब कवर किया जाता है, ट्रसेस पढ़ाया जाता है। तो ये थोड़ा सा पूरा पोर्शन आपका थोड़ा डिटेल में अपने फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हो। तो सेमेस्टर में वो आप थर्ड सेम में पढ़ते हो। तो मतलब है तो मैच तो कर रहा है। तो ये सेम सब्जेक्ट आपको अप्लाइड मैकेनिक्स, यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से जीपीएससी क्लास 3 में दिख रहा है ये सिलेबस पूरा, जो कि आपको अपने कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में दिखाई देता है। थर्ड सेमेस्टर में भी मैं दिखाऊंगी, आपको दिखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल जिसमें स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, ये सब आप कॉलेज सेमेस्टर में सेकंड सेम में पढ़ते हो। तो यही सब्जेक्ट तो आपको जीपीएससी क्लास 3 में होता है पूरा का पूरा। तो अगर डिटेल में आपने अच्छे से यही पढ़ लिया तो आपने सेमेस्टर 2 में भी अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया पूरा एकदम फोकस्ड होके, तो वो सेम चीज़ें तो आपको जीपीएससी क्लास 3 के लिए काम में आनी है ना बेटा। तो फिर क्यों नहीं हम यहीं से ही 3 सब्जेक्ट अपने अच्छे से कवर कर लें। मतलब बोल सकते हैं 20% तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपने यहीं पे कवर कर लिया अप्लाइड मैकेनिक्स में, है ना। बाकी का 80% हम थर्ड सेमेस्टर में जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे तब ले लेंगे। और यहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे ध्यान दे लिया सेकेंड सेमेस्टर में, एंड बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग के भी क्वेश्चंस थोड़े पूछे जाते हैं, उस पर हमने ध्यान दे लिया, है ना। सो ये पोर्शन हमने सेकेंड सेमेस्टर में कवर कर लिया है। तो देख लीजिए कुछ तो मैच हो रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि मैच नहीं होता हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए ना, तो अब देखिए आप थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो आपका सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट और टफ सब्जेक्ट होता है। अगर आपने अप्लाइड मैकेनिक्स सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा है तो आपको थोड़ा पढ़ने में इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, बट थोड़ा सा अगर एकदम बिल्कुल फोकस्ड होकर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलना है। आपको अगर बीटेक करोगे फ्यूचर में तो वहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद आप जस्ट पास आउट होने के बाद आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आप अगर प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं डिप्लोमा लेवल पे तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड बहुत पहले अगर हेल्प की बात करूँ तो आपको आगे पढ़ना है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। समझ में आई बात। सो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ना। सो आप देखें स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारी चीज़ें मैंने अगेन यहाँ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल लिखा है, जो कि सेकंड सेमेस्टर में भी लिखा था, अभी थर्ड सेमेस्टर में जीपीएससी वाले सिलेबस में भी देखने को मिला। तो दोनों में ये पोर्शन आपको पढ़ना है। तो अब ये अलग अलग नहीं पढ़ना होता है, एक ही साथ आप कवर करते हो। सेमेस्टर में आपने पहले बेसिक पढ़ लिया और थर्ड सेम में आपने उसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे कवर किया। तो मैच तो कर रहा है बेटा, है ना। देखने को आपको अभी तक तो मिला ही होगा थोड़ा बहुत पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपने नाम सुना है भाई। अगर जो अभी पास आउट से थोड़ा आप ही देखिए, आप ही सोचिए, या जो अभी जस्ट थर्ड सेम में पहुंचे हैं तो आप देखिए थर्ड सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो, है ना। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें फॉर बीटेक लेवल पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आता है, बट यहाँ डिप्लोमा लेवल पे ज़्यादा कोई इससे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन या वाटर रिसोर्स में ही वो डाल देते हैं पोर्शन, है ना। बट अगर यहाँ पढ़ लोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी जब बीटेक करोगे। वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यही 2 सब्जेक्ट है सिविल वालों के लिए हमेशा टफ जाता है ना। अच्छे से इनको पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक बार में ये सब्जेक्ट कभी भी कवर नहीं होता है, 4-5 बार आपको कंटिन्यूसली इसको रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वेइंग। तो सर्वेइंग वाला पोर्शन अगर हम बात करें तो बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग ये क्लास 3 में भी आप देखें सिलेबस में दिया गया है। लेवलिंग, कंटूरिंग, मेजरमेंट ऑफ एरिया, ये वाला पोर्शन, है ना। तो ये ही
आपको सेम यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे पूछा जाता है। तो देख लीजिए सिलेबस यहाँ पे भी सेम मैच कर गया, आपको अच्छे से पढ़ लो यहीं पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड सेमेस्टर से आपकी मेन पढ़ाई चालू होती है। आप देख लीजिए यहीं पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्विंग, आपने 2 मेन सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लिए, है ना। और सेकेंड सेमेस्टर में बिल्डिंग मटेरियल को भी मत भूल जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल के क्लास 3 में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से ही पूछे जाते हैं, है ना। हाई वेटेज होता है उस सब्जेक्ट का, पूरा थ्योरेटिकल होता है। अब अगर हम बात करें थर्ड सेम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें आप बिल्डिंग प्लानिंग, जो थोड़ा बहुत बीडीटी में पढ़ा था ना, बिल्डिंग प्लानिंग से रिलेटेड थोड़ी सी शीट्स वगैरह बनाए थे, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ये थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाता है इसका। देन उसके बाद फाउंडेशन, वॉल, कॉलम, बीम, स्लैब, रूफ, डोर, विंडो, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूरे होते हैं, थ्योरेटिकल पूरा रहता है ये। सो इसको भी आपको याद करना है। अब इतना सारा अगर पहले से ही याद करते हुए चलोगे ना तो एंड में आपको सिर्फ रिवीजन करके पेपर देने जाना होगा जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करोगे। क्योंकि इतना सारा डेटा अगर आप सोच रहे हो पास आउट होने के बाद ही मैं बैठ के पढ़ूंगा तो कैसे याद रखोगे। तो इसको अपन सेमेस्टर में बांट दो, स्टेप बाय स्टेप सबको कंप्लीट करते जाओ तो बहुत हेल्प मिलेगी पास आउट होने के बाद, है ना। तो ये आपने समझ में आ गया होगा क्लास 3 में। तो क्लास 3 में देख लीजिए मैंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट बाजू में निकाल के रखे हैं जो कि आपको सेम मिल रहे हैं सेमेस्टर में भी और वो क्लास 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। सो अगर उस सेमेस्टर थर्ड में आपने उतना कवर कर लिया तो आपने ये क्लास 3 के लिए इतना पोर्शन पढ़ लिया और सेमेस्टर में भी मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, है ना। आपको सेमेस्टर में जो आपके परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे, अच्छा आपको देखने को मिलेगा परसेंटेज, और नॉलेज भी तो मिल रहा है ना अगर डिटेल में पढ़ोगे तो। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी थर्ड सेमेस्टर में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने फोर्थ सेमेस्टर में भी डाल के रखा है क्योंकि ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 1 थर्ड सेमेस्टर में है एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 2 भी ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में है। तो अगर आप यहाँ पे ही पढ़ लोगे डिटेल में, जितना आपका थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लोगे तो फोर्थ में रिमेनिंग पोर्शन पढ़ लो, है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बात करें सेमेस्टर फोर्थ में तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो बिल्डिंग मटेरियल का अभी तक थर्ड पार्ट आया है। पहले आया था आपने ऊपर देखा था बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आ गया, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी आ गया। तो ये पूरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में ही आपका पूरा आप पढ़ते ही हो, बट यहाँ पे सेमेस्टर में हम इसको अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ते हैं, है ना। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप प्रॉपर सिर्फ कंक्रीट के बारे में पढ़ते हो, कंक्रीट, है ना। तो कंक्रीट कैसे बनता है, जिसमें सीमेंट आ गया, वाटर आ गया, एग्रीगेट्स आ गए, एडमिक्सचर्स आ गया। तो ये ऑलरेडी हमने बिल्डिंग मटेरियल में भी पढ़ा था। फिर कंक्रीट के टेस्ट आ गए, है ना, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन वाला अलग से टॉपिक आ गया। फिर कंक्रीट बोल सकते हैं अपन स्पेशल कंक्रीट होता है वो वहाँ पे आ गया। तो ये सारा चीज़ें आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे जीपीएससी में भी पूछा जाता है, सेम है एकदम सब सिलेबस। थोड़ा वहाँ पे डिटेल में एकदम प्रॉपर बता दिया, डिटेल में लिख दिया, यहाँ पे थोड़े से टॉपिक्स कम कर दिए। देन उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स अगर हम बात करें, जिसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, सो इसमें देख लें सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, कॉम्पैक्शन, परमेबिलिटी, शेयर स्ट्रेंथ, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये सब आप सॉइल मैकेनिक्स में यहाँ पढ़ते हो। जीपीएससी के सिलेबस में भी आप देख लीजिए यहाँ पे, बट यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं उन्होंने प्रिसाइसली बताया है जीपीएससी क्लास 3 में, बट उतना तो आप पढ़ ही रहे हो यहाँ पे, अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। देन अगर हम बात करें सर्विंग 2 में तो आप देख लीजिए प्लेन टेबल सर्विंग, थर्डलाइट सर्विंग, ये वाला पोर्शन कवर होता है ना, सर्वेइंग 2 बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग, ये सारा पोर्शन अगेन फोर्थ पार्ट आया है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जीपीएससी क्लास 3 में ही नहीं, यहाँ क्लास 2 में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सो बहुत फोकस्ड होके पढ़ाई करिए आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन को।
देन उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जो कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो अगर हम सेमेस्टर 4 से देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट मिला, आप जो यहाँ सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं थोड़ा अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करेंगे, है ना, और क्लास 3 के सिलेबस को भी थोड़ा सा मैच करते हुए पढ़ेंगे, तो आपने सेमेस्टर 4 में ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एडवांस सर्वेइंग, देन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आपने यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट अगेन कंप्लीट कर लिए। ऊपर हमने 3 सब्जेक्ट पढ़े थे और सेकंड सेमेस्टर में आप देख लीजिए यहाँ पे अगेन आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, है ना। सो ऐसे करते करते अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हम आ गए नेक्स्ट 3rd ईयर ऑफ डिप्लोमा में, मतलब 5th सेमेस्टर में। 5th सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट 5th सेम में होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, है ना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो उसको, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 बोल रहे हैं क्योंकि 2 आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो इसमें 1 में अगर बात करें एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेट ट्रसेस एंड फ्रेम्स, उससे रिलेटेड आप पढ़ लोगे। देन ये सेम आपको पूरा यहाँ पे भी मिलता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, उन्होंने कंबाइंड, जीपीएससी में उन्होंने थोड़ा कंबाइंड दे दिया है आपको, यहाँ पे डिप्लोमा में पार्ट्स में दे दिया है भाई, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में तो 4 पार्ट में आपने चीजें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, तो ये सब्जेक्ट आप यहाँ पे पढ़ते हो जो कि वहाँ पे आपको वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के नाम से आपको थोड़ा मैच करेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन 1 पार्ट 1। तो ये मैंने अभी यहाँ पे लिख तो दिया है बट यहाँ पे मैंने सिलेबस में नहीं मेंशन किया, ये अदर में डाल दिया है, क्योंकि क्या होता है ना कि इस सेमेस्टर में 5th एंड 6th सेमेस्टर में थोड़ा सा हमारे पास प्रोजेक्ट का वर्क, इंटर्नशिप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो चाहें तो इसको बाद में आप अदर सब्जेक्ट्स में मैं बताऊंगी वहाँ पे कवर कर सकते हैं, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो अभी कवर कर लीजिए। जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 हो गया, देन उसके बाद अगर बात करें वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, मतलब हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज वाला पोर्शन हो गया, इसको यहाँ कवर कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो वाला पोर्शन है इसको यहाँ देख लीजिए। तो आप देखें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एयर नॉइज पॉल्यूशन नहीं पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पढ़ रहे हो ना वो तो अच्छे से पढ़ना ही है आपको डिटेल में, इसलिए बोल रही हूँ सिलेबस क्लास 3 का प्रॉपर मैच करते हुए पढ़िए, है ना। सेमेस्टर 6 में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 वाला पोर्शन हो गया, एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वाला पोर्शन, जो आप पूरा यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ही पढ़ लोगे जीपीएससी में, है ना। यहाँ पे उन्होंने मैंने बताया ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिससे आप लोगों के ऊपर डिप्लोमा करते वक्त ज़्यादा लोड ना आए और सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ पाओ, डिटेल में पढ़ पाओ, इसलिए उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 को करके दिया है। तो ये रहेगा आरसीसी, तो आरसीसी 2 हो गया यहाँ पे, इसमें आप यहाँ पे कॉलम फुटिंग इनकी डिज़ाइन पढ़ लोगे, है ना। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ोगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसमें आपका सीपीएम पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, है ना। एंड प्रोजेक्ट वर्क अगेन रहेगा। सो ये अगर इधर पे हम देखें क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आया 6 सेमेस्टर से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीपीएम वाला पोर्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोर्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आया। तो ये तो आपने पूरे 6 सेमेस्टर में से, जो मतलब मेनली 5 सेमेस्टर है ना, बट फर्स्ट सेमेस्टर भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स पूरा आप वहीं पढ़ते हो। एंड देन उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो सेमेस्टर है, मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस कंपेयर करके बताए हैं। अगर आप इतना अभी पढ़ लेते हो तो एक बार नज़र डालो अदर में, आपको पास आउट होने के बाद कितना और पढ़ना है। देखो अदर में अगर हम बात करें, अभी टेक्निकल की बात हो रही है, नॉन टेक की तो बात ही नहीं हो रही है बेटा। टेक्निकल में अदर में जो आपके सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाते हो, है ना, टाइम नहीं मिलता है या सब्जेक्ट मैच नहीं करते हैं, तो वो आपको अदर में बाद में क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, उस समय अगर समय मिले तो पढ़ लो, क्योंकि इससे वेटेज थोड़ा कम होता है, बाद में देख सकते हो, पैरेलली पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा था, अगर वहाँ पे आप पढ़ सको साथ में तो पढ़ लो, अदरवाइज फिर बाद में उसको देखना पड़ेगा। देन रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से
कम क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस हो जाते हैं। मतलब यहाँ से रूरल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन, एक दो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अभी भी बाकी है सिलेबस। आप सोचो कि अब खत्म हो गया है, नहीं, इतना और जो सेमेस्टर के अलावा है अदर में पूरा। तो यहाँ बिल्डिंग सर्विसेज एंड मेंटेनेंस, ये आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ये पढ़ना पड़ता है। एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, टेंडरिंग एंड अकाउंट्स, सिविल इंजीनियरिंग इन गुजरात, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, यूजेस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें, बट इनसे जो अगर हम बात बताएं, वेटेज बहुत कम है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, एक दो क्वेश्चन ऐसे करके। बट मैक्सिमम पोर्शन कहाँ तक पूछा जाता है, जो हमने सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो इसको पास आउट होने के बाद थोड़ा समय मिल जाएगा जहाँ आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी पढ़ पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कर पाएंगे। इन सारे जो अदर में है ना, इनमें क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने पड़ेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार अगर थ्योरेटिकल पोर्शन देख लिया, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता है किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आता है आपका नॉन टेक्निकल। बेटा इसको भी तो पढ़ना है। नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, देन करंट अफेयर्स, देन कभी कभी तो आपका मैथ्स एंड रीजनिंग भी पूछा जाता है ना। वो आपको पता चलता है जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई वैकेंसी आती है, फिर उसका डिटेल सिलेबस दे दिया जाता है, देन उसमें आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप और सिलेबस देख लो और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो बचा हुआ है उसको कवर कर लो। बट मैक्सिमम तो सिलेबस जब सेमेस्टर आपका चल रहा है उसी समय सिलेबस को कवर करते हुए चलो, तो आप आसानी से पास आउट होने के बाद बहुत कम समय में आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो मैंने इस पूरे वीडियो में आपको यही बताया था कंपैरिजन, कि भाई आप खुद सोचें कि क्या करेक्ट टाइम है पढ़ने का। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा सिलेबस देख लिया। अब सिलेबस देखने के बाद अब इसका मतलब यही नहीं है कि बस हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है और पेपर देने चले गए हैं। या फिर कुछ लोग सोचते हैं अरे सेमेस्टर में जैसे पढ़ाई चल रही है चलती रहेगी, एंड में हम क्या करेंगे, कोई भी बुक, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक को सॉल्व कर लेंगे और पेपर देने चले जाएंगे। ये सारा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है और आप सोचते हैं कि आप 100% क्रैक कर लेंगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बिल्कुल गलत। अभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। देन उसके बाद अगर टफनेस लेवल की बात करें पेपर की, तो धीरे धीरे वो भी इंक्रीज हो रही है। सो ज़्यादा बेस्ट है कि हम अपने सेमेस्टर के साथ ही पढ़ाई करते हुए चलें, है ना। इसमें आपको इतना पढ़ने के बाद भी आपके अभी क्या चीज़ें रिमेनिंग रह जाती हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, क्लास 3 हो गया या फिर एसएससी हो गया या फिर आरआरबी जेई हो गया, तो उनके आपको क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं उन जैसे, क्योंकि सेमेस्टर में तो आपको डिटेल लिखना पड़ता है पूरा, है ना। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूरा पेपर होता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में बड़े लेंदी सॉल्यूशंस आपको पूरे लिखने पड़ते हैं, देन पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो तो आपका हो गया सेमेस्टर लेवल पे। बट अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें सबसे पहला पेपर जो होता है वो एमसीक्यू पैटर्न होता है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर मैक्सिमम वही आता है। सो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी तो करने पड़ेंगे ना, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा साथ में। आपको पास आउट होने के बाद या फिर अगर थोड़ा सेमेस्टर में टाइम मैनेज कर पाए तो पैरेलली उसी समय क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, पैरेलल करिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप साथ में अपने, क्योंकि आप खुद देखिए पूरे सेमेस्टर में आपके पास काफ़ी समय होता है, क्योंकि पढ़ाई तो आप एकदम एंड में ही करते हो, आपके एग्जाम की पढ़ाई आप 3 दिन पहले करते हो। पूरे सेमेस्टर भर अगर अपन वो 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते जाएं, उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग करते जाएं एमसीक्यू पैटर्न वाले, तो एटलीस्ट एक वर्क तो आपने अपने सेमेस्टर के साथ ही कर लिया। अब पास आउट होने के बाद उसका आपका रिवीजन का काम बचेगा। देन उसके बाद और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो तो वो कर लीजिए, जो सब्जेक्ट वीक हो रहा है उसको अच्छे से ध्यान दे लीजिए, एंड देन लास्ट में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इन पे फोकस करिए, जिससे श्योर एंड शॉर्ट आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में जरूर हो जाए। ठीक है, तो ये देखने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आएगा कि अगर हम
सेमेस्टर के साथ पढ़ते हुए जाएंगे तो एंड में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आप कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।